Now matters raised with permission. Shriman Santosh Kumar P. Thank you, sir. Sir, the plantation sector in Kerala is one of the main pillars of our economy. So it's a major source of export earnings and rural employment. Now the plantation sector is under stress due to various reasons. Number one, price volatility. Secondly, high input costs and aging crops sold. So this affects mainly small holders, women workers, and socially backward communities. And moreover, so this Trump effect is also a major threat. In fact, Donald Trump has become a threat to the humanity also. But at the same time, sir, his tariff regime is going to affect Kerala also. We may lose at least 2,500 crores of rupees due to his reciprocal tariff policies. So in this context, I would like to add through you, sir, to make certain steps immediately. This anti-farmer policy of the former Congress government also affected Kerala's farmers. Now BJP is vigorously following the same. I don't want to make it a political issue now. We are with the farmers. Sir, for us, we demand that we need a 1,000 crore rupee rubber price stabilization fund, subscribed jointly by the government of Kerala, government of India, and rubber users. This can be helpful to the Kerala's rubber farmers. And support price must be enhanced to 300 rupees at least. Now the government of Kerala is giving 200 rupees. And we need to expand the same. Secondly, sir, central allocation of commodity-based boards must be enhanced. Now that did not increase during these years, so that must be increased. And thirdly, sir, special package for replanting and rejuvenation of plants and export promotion of tea, coffee, and spices. This will be a major help in promoting Kerala's plantations, sir. Thank you. श्रीमान अमरपाल मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रयागराज मंडल का निवासी हूँ। प्रयाग एक ऐसा केंद्र है जो अध्यात्म का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और न्यायिक बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ पर पूरे देश के भी जो है व्यक्ति प्रयाग हमेशा आया करते हैं, अन्य अन्य कारणों से भी। और प्रयाग मंडल से जुड़े हुए ऐसे सारे ज़िले हैं कि जहां पर प्रयाग की तरफ लोग इलाज की दृष्टि से, चाहे वो कौशाम्बी है, फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, बुंदेलखंड का हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, मध्य प्रदेश के से सतना, रीवा, ये ऐसे सारे ज़िले जिसका प्रयाग केंद्र बिंदु है। और प्रयाग में स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज है, उसको अगर आयुर्विज्ञान एम्स का दर्जा प्राप्त होता है तो उस क्षेत्र के रहने वाले जितने भी लोग हैं, वहाँ जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा घनत्व है, उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से, इलाज की दृष्टि से एक बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। महोदय, हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी दिशा में जो है लंबे समय 2014 के समय से काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना सरकार की दृष्टि से जो है आगे बढ़ रही है। भारत सरकार ने भी 2014 के पहले जो एम्स की संख्या थी उसको 7 से बढ़ा करके 23 पूरे देश में कर दिया गया है। और ऐसे MBBS सीटों की संख्या 2014 के पहले 51,348 सीटें थी, जिसको 130% भारत सरकार ने बढ़ा करके 1,18,137 करने का काम किया है। भारत सरकार, मोदी सरकार को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूं इस कार्य के लिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसे स्थितियों में, जो प्रयाग की मैं चर्चा कर रहा था, प्रयाग में अगर ये एम्स की स्थापना होती है महोदय, इसके पहले लखनऊ में
हॉस्पिटल जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है उसको भी आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से इन सभी बुंदेलखंड, हमारा अवध का और प्रयाग का मंडल का पूरा जनता के लाभ की दृष्टि से अगर उसको स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दिया जाता है तो वहाँ के समाज को इलाज की व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इतनी बात कहकर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझको बोलने के लिए। डॉक्टर कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से देश के सामने एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और मानवीय विषय पर अपना पक्ष रखना चाहती हूँ और वह विषय है अंगदान। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। हमारे देश में अंगदान की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, यह वर्षों से चली आ रही है। इसके बावजूद आज की सच्चाई यह है कि भारत में लाखों लोग केवल इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर आवश्यक अंग उपलब्ध नहीं होता। किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, आँखों के अभाव में अनेक नागरिक न केवल शारीरिक पीड़ा झेलते हैं बल्कि उनका पूरा पारिवारिक सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। हम सभी समाचार पत्रों, टीवी और डिजिटल मीडिया में आए दिन ऐसी खबरें देखते हैं कि किसी मासूम बच्चे, किसी युवा या किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु केवल अंग न मिलने के कारण होती है। जब हम इसके मूल कारण पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इसका सबसे बड़ा कारण अंगदान के प्रति जागरूकता की कमी है। समाज में फैली भ्रांतियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि एक व्यक्ति के अंगदान से 8 या उससे अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। फिर भी जानकारी के अभाव में लोग इस पुनीत कार्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं। यदि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें तो ऋषि दधीची का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने शरीर का दान किया। यदि प्राचीन काल में यह संभव था तो क्या आज आधुनिक युग में अंगदान संभव नहीं है? मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि अंगदान को केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम न मानकर राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाया जाए और शिक्षा, मीडिया व समाज के हर स्तर तक पहुँचा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह भी है कि नीति निर्धारित कर उत्तराखंड राज्य में अंगदान का केंद्र बनाया जाए। अंत में मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अपील करती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दें कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। श्रीमान ब्रिजलाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज एक ऐसे संवेदनशील विषय को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं जो एक साथ हमारी धार्मिक भावनाओं की पवित्रता तथा हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन ने देश की तस्वीर बदल दी है। सभापति महोदय, अब तक 12 करोड़ से अधिक शौचालय के निर्माण हुए हैं और साथ ही साथ 6 लाख से अधिक गांव और 4,234 भारत के शहरों ने अपने को ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सभापति महोदय। यह केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं बल्कि स्वच्छता और गरिमा के प्रति एक व्यापक मानसिक परिवर्तन है। इसी गरिमा के भाव से जहां किसी भी पवित्र वस्तु का अपमान गंदगी से हो, ये उचित नहीं है। महोदय, इस समय कई प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं, कई सामान ऐसे मिलते हैं जहां देवी देवताओं और यहाँ तक कि हमारे पवित्र श्लोक लिखे रहते हैं और ज़्यादातर वो वन टाइम यूज प्लास्टिक्स पर होते हैं जो अल्टीमेटली नालियों में, ओपन ड्रेन में और अल्टीमेटली हमारे नदियों में और समुद्र में पहुंचते हैं, जिससे इन हमारे देवी देवताओं का जहां अपमान होता है वहीं पर्यावरण को नुकसान होता है। महोदय, इस नुकसान से
तमाम जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती हैं और साथ ही साथ इन जल जनित बीमारियों के साथ साथ जो जलीय जीव हैं उसको भी नुकसान पहुंचता है। महोदय, स्वच्छ भारत मिशन से एक बहुत बड़ा लाभ मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। वहाँ बरसात के समय एक बीमारी होती थी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जो मच्छरों से उत्पत्ति बीमारी थी और गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल इन सब के आसपास उन बीमारियों से हजारों हजार बच्चे इस बीमारी से काल कवलित हो जाते थे। मैंने भी अपने परिवार में एक अपनी बेटी को खोया है। महोदय, आज इस स्वच्छ भारत मिशन ने ये आज जो बीमारी जापानीज जानलेवा बीमारी थी वो खत्म हो चुकी है। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो देवी देवताओं का अपमान तमाम इस टाइप के विज्ञापन से होता है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए विधायी प्राविधान भी किया जाना चाहिए, जिससे सफाई के साथ साथ जो देवी देवताओं का अपमान पवित्र श्लोकों का अपमान होता उसका कोला बाबूराव गारो, श्रीमान कोला बाबूराव गारो। Thank you very much, the Chairman Sahab. I want to raise very important crisis being faced by nearly 80 lakh micro, macro, medium local kirana stores in the country. As the app-based deliveries and hyper-local delivery platforms such as Blinkit, Jepto, etc. are racing ahead, the neighborhood mom-to-pop stores, popularly known as kirana stores, finding themselves at crossroads, caught between the tradition, trust, and ticking 10-minute clock of quick commerce platforms. They are finding it impossible to match the prices and offers being offered by their online competitors, resulting in a closure of tens of thousands of local grocery and kirana shops every year. Sir, at least 2 lakh kirana shops are being closed in the last year itself, and there is continuous and consistent decline in sales volume clearly indicate the magnanimity of the problem. House is aware, over the past few years, the digital platforms have reshaped the consumer behavior through deep discounts, rapid delivery promises, and aggressive marketing campaigns. The result is kirana stores witnessing dramatic reduces in footfall and sales. The worse than this, the platforms are turning them into delivery personnel, last mile service agents. Sir, under the leadership of the Honorable Prime Minister Sri Modi ji, the government has launched a cooperative ride-hailing platform, Bharat Taxi, with zero commission mode, which proved to be great sigh of relief to the cab drivers and who have otherwise been fleeced by corporate taxi apps like Ola and Uber, etc. This is world's first national mobility service fully owned by and run by the drivers. Looking at this, I strongly appeal to the government and the Honorable Prime Minister urgently step into the create a fair competitive environment and empower the local kirana stores with the right technology by creating dedicated technology platform where the customer orders are routed nearly kirana shops through with their order going to the first store that accept it. This will save not only our local kirana stores but also stop dwindling the livelihood of millions of kirana shops owners and their families whose livelihood is depending on this. Thank you. Dr. K. Lakshman Garu. Thank you, Chairman Sir, for allowing me to raise an important issue, which is the concern of every parent in the society. The matter of public importance, which is the increasing presence of surrogate and adultery category advertising during programs that are widely watched by families, especially by our young children. Sir, in India, cricket itself is not a sport. It is an emotional attachment for the entire nation. But it is viewed collectively during this, particularly these matches, entire family, the grandparents,
parents, and children. During such high viewerships, the events like advertisements shown as deep impact on impressible minds. Sir, the promotions like pan masala, gutka, alcohol, and other adult products through surrogative branding and celebrity endorsements by film stars and celebrities. So, particularly, and cricketers themselves. These advertisements using substitute products categories such as music CDs, bottled water, lifestyle merchandise, and retaining the same brand identity, colors, jingles, and ambassadors associated retaining the same with adult products. Sir, the intention is unmistakable to enforce adult category brands during prime time, family-oriented viewing, sir. My concern is, what is the message we are sending to the society? When children are exposed to brands repeatedly during live matches and other forms of entertainment. An entire research globally shows this consumer perception, and more particularly concerning the same pattern now is being expanded to OTT content, award shows, and music events, and even influencer-driven digital spaces. There are some regulated process. I don't say that there are anything to restrict, like ASC, CI guidelines, cable regulations, and other frameworks. But still, I suggest that some stringent regulatory enforcement is needed, and to strengthen the monitoring of surrogate advertisements, clearly define what constitutes indirect promotion, and consider restricting such advertisement during content predominantly consumed by families and minors. And also appeal to this House and all the members to see that celebrities are discouraged from this advertisement, especially sportsmen and even film stars. And because every parent wants his child to have a bright future. So, to save the Shriman lives of children, Naresh I appeal Bansalji. to God. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं देवभूमि उत्तराखंड में ग्रामीण पर्यटन विश्व प्रसिद्ध चारधाम के अलावा राज्य में अन्य स्थानों पर स्थित धार्मिक महत्व के पुरातन मंदिर श्रृंखला जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग करता हूं। ग्रामीण पर्यटन प्रकृति आधारित पर्यटन है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान होता है। देवभूमि उत्तराखंड एक पौराणिक, धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सौंदर्य के पूर्ण एक अत्यंत सुंदर क्षेत्र है जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीवन की हलचल से दूर शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश करने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। खास तौर पर ग्रामीण पर्यटन और गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू नदी, विभिन्न नदियों को संजोए विदेशी पर्यटकों और अपने देश के पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। यह गंगा स्नान और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। विश्राम और पानी के खेल के लिए भी आदर्श है। यह शहर और क्षेत्र पर्यटकों को ट्रैकिंग, कैंपिंग और समृद्ध वनस्पतियों की खोज का अवसर प्रदान करता है। लाखा मंडल, पाताल भुवनेश्वर आदि प्राचीन गुफाएं सहित ऐतिहासिक स्थलों का भी घर है जो उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इसके अलावा कई वाटरफॉल्स हैं, जंगल और रमणीक स्थल हैं। इसके अलावा काफ़ी पुरातन मंदिर भी हैं जैसे लाखा मंडल, हनोल, धारी देवी। लगभग हर तरफ, हर गांव, शहर में प्राचीन काल के धार्मिक महत्व के चिन्ह विराजमान हैं। इसके अलावा गंगा पर सभी स्थानों पर धार्मिक महत्व का कार्य जहां संतोषजनक है, वहीं यमुना नदी पर घाटों का निर्माण, स्नान व्यवस्था, नित्य आरती का भी ठोस इंतजाम होना बाकी है। यहाँ पर कई पौराणिक महोत्सव और मेले होते हैं जो कि काफ़ी सालों से पर्यटकों का आकर्षक स्थान बन चुके हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे आइडेंटिफाइड प्लेसेज हैं और अनडेवलप्ड विलेज हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि पर्यटन के इस रूप के विकास के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन इस देवभूमि उत्तराखंड क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरेगा। मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है कि उत्तराखंड, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में बसा है, के संपूर्ण पर्यटन विकास, खास तौर पर ग्रामीण पर्यटन और यमुना घाटों का निर्माण
पौराणिक मंदिर सर्किट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। हमें विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उचित वित्तीय सहायता से उत्तराखंड के पर्यटन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। श्रीमती माया नारोलिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना की अति आवश्यक सुविधाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारी सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शानदार कार्य कर रही है, फिर भी नर्मदापुरम जिला हमारा मां नर्मदा मैया के नाम से पहचाना जाता है। जिले की बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बावजूद हमारी वर्तमान सरकारी चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से अपर्याप्त हैं और वे क्षमता से अधिक भार झेल रही हैं। मेरे नर्मदापुरम क्षेत्र के नागरिकों को विशेषज्ञ उपचार, उन्नत निदान और आपातकालीन सेवाओं के लिए भोपाल या अन्य बड़े शहरों की महंगी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह स्थिति विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अत्यंत असहनीय है। इसके अतिरिक्त नर्मदापुरम में कार्यरत संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बड़ी संख्या में ESIC लाभार्थी श्रमिकों को ESIC अस्पताल की अनुपस्थिति के कारण समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, जिससे उनका वित्तीय और शारीरिक बोझ बढ़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि नर्मदापुरम जिले में नए बहु विशेषता वाले सरकारी अस्पतालों की स्थापना को तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाए। माननीय सभापति महोदय जी, श्रम मंत्रालय के तहत ESIC अस्पताल की स्थापना की प्रक्रिया को शीघ्रता से प्रारंभ करने की भी विनम्र प्रार्थना करती हूं। इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित कर राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भूमि आवंटन और प्रशासनिक मंजूरी को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। यह मामला जिले के लाखों नागरिकों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा हुआ है। मैं आशा करती हूं कि सरकार इस अति आवश्यक विषय पर तत्काल ध्यान देगी। धन्यवाद। डॉक्टर अजीत माधवराव कोपचडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज देश के करोड़ों लगभग सभी घरों में दैनिक जीवन में खाना पकाना और भोजन में प्रयुक्त वस्तुओं में नॉन स्टिक कुकवेयर, प्लास्टिक के बर्तन, पानी की बॉटल्स, प्लास्टिक आधारित खाद्य पैकेजिंग का व्यापक उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि उच्च तापमान पर नॉन स्टिक कोटिंग्स और निम्न गुणवत्ता वाले प्लास्टिक से हानिकारक रसायन भोजन में मिल सकते हैं। ये रसायन शरीर के हार्मोन तंत्र को प्रभावित करते हैं और लंबे समय में कैंसर, प्रजनन समस्याओं तथा चयापचय विकारों से हार्मोनल इम्बैलेंस, मधुमेह का खतरा भी इससे बढ़ सकता है। इसी कारण अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने इनके उपयोग को लेकर स्वास्थ्य परामर्श जारी किए हैं। सभापति महोदय, हालिया अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि प्लास्टिक बोतलों में पैक्ड पेयजल में सूक्ष्म माइक्रोप्लास्टिक कण मौजूद होते हैं। ये कण पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम, सूजन प्रक्रिया, हार्मोनल संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे पुराने जमाने में हिंदुस्तान के पारंपरिक भारतीय रसोई में प्रयुक्त मिट्टी, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील जैसे बर्तन लंबे समय से सुरक्षित, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त माने जाते रहे हैं। दुर्भाग्यवश आज देश में नॉन स्टिक प्लास्टिक से बने खाद्य संपर्क उत्पादों के लिए सुरक्षित ताप सीमाएं, रसायन माइग्रेशन, मानक लेबलिंग व्यवस्था तथा नियमित जांच को लेकर एक कठोर और एकीकृत राष्ट्रीय नियामक ढांचा स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। सभापति महोदय, मैं इस माध्यम से सरकार को विनम्र अनुरोध करता हूं कि नॉन स्टिक
कुकवेयर और प्लास्टिक खाद्य सामग्रियों की राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक जांच कराई जाए। खाद्य संपर्क उत्पादों के लिए स्पष्ट सुरक्षा मानक और अनिवार्य लेबलिंग तय किए जाए। बाजार में उपलब्ध उत्पादों की नियमित जांच और कठोर नियामक प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए और नागरिकों को सुरक्षित कुकवेयर के चयन हेतु राष्ट्रव्यापी जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाए। माननीय सभापति महोदय, यह अपने आने वाली पीढ़ियों की बहुत बड़ा सुरक्षा का विषय है। यह दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय है, रोग निवारण का विषय है, हमारे भावी पीढ़ियों का भविष्य से जुड़ा हुआ यह विषय है, क्योंकि इसके साथ में हमारे जितने भी कुकवेयर है, प्लास्टिक के बॉटल्स है, बाजार में जितने भी जहरीली जो चीज़ों के बीच में खाद्य पैकेजिंग के माध्यम से आज बहुत बड़ा बाजार उससे बन चुका है। इस सारी चीज़ों को तुरंत हम एक दृष्टि से जनता में सुरक्षता का अभियान भी चलाना जरूरी है। इसमें हमें राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक जांच का आयोग भी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विषय पर वैज्ञानिक आधार पर एक भविष्य में प्रभावी नीति निर्माण करेगा। Thank you, sir. Sir, last many years, members, including me, were pointing out the blatant exploitation of the air passengers, mainly on account of duopoly and abject abdication of the responsibility by the government. I myself had narrated the misery and agony of the Pravasi Malayalis, who are fleeced every year when they come for any festival. I had insisted on the floor of the House that Rule 135, Clause 4 of Aircraft Rules 1937 empowers the DGCA to issue binding directions against excessive predatory pricing and oligopolistic practices. The government was on a denial mode. They said that the market will be driven by demand-supply criteria. Sir, when this Indigo fiasco happened, the government reluctantly invoked this act. Sir, is it not a fact that we have been telling that please act to protect the interest of the air passengers? Sir, if you look at the airfare hike in this country, pre-pandemic and post-pandemic, when we stand in 2026, there is almost 120% increase in the airfare. Sir, the government has been boasting about giving discount on GST. Sir, if you fly from Delhi to Trivandrum, that is exhausted. Sir, even in citadel of the capitalism, United States, no single domestic airline holds 25% share. In China, even the three largest airlines put together will not be crossing 60%. Here, two airlines hold 90% share, sir. So I had written a 3-page letter to the Prime Minister describing about the whole gamut of issue and seeking rectification, sir. When the minister admitted that there is a duopoly and we need to deal with it, I expected that the president's address would have some policy initiative on this, sir. Sir, let me just tell about the safety of the passengers because it's all related aspects. Sir, a Learjet 45 of the same operator crashed. We are just a day after the fatal accident which killed the Deputy Chief Minister of Maharashtra. After 2.5 years, the investigation report hasn't come. What has happened to Ahmedabad crash, sir? We don't know what is actually the reason for this crash, sir. Sir, Kannur Indrash Airport, Honorable Sidhyaji knows that. You are denying the point of call, allowing the cartel to increase the rate. He was almost going to act on that, but he was shifted from the ministry. Now the new minister has come. After so many years, they are allowing the passengers to flee. I request the government that the whole gamut of issues need to be looked into. Thank you very much, sir. श्रीमान गोविंद भाई लालजी भाई ढोलाकिया जी திரு எஸ் செல்வ கணபதி அவர்கள். Thank you, Chairman, sir. My subject is stray dog menace in India. India today faces a serious challenge with the growing population of stray dogs. Estimates suggest that there are over 3 crores stray dogs across the country, and their unchecked rise
has created multiple problems for society. Frequent dog bites have become a major concern, especially for children and the elderly. Rabies, a fatal disease, continues to claim thousands of lives every year. Stray dogs often scavenge in garbage dumps, spreading litter and increasing the risk of infections. Continuous barking at night disturbs sleep, while aggressive packs create fear among pedestrians, cyclists, and school-going children. Dogs chasing vehicles or suddenly crossing roads cause accidents, endangering both humans and animals. To control the menace, large-scale corrective actions are needed, which includes animal birth control programs. A major program to be implemented in order to reduce dog population growth and prevent rabies. Proper disposal of garbage will cut off food supply and discourage stray dog gatherings. Educating communities about responsible pet ownership and discouraging abandonment. Creating dog shelters and promoting adoption can reduce the number of strays on the streets. Strong coordination between strict bodies, veterinary services, and NGOs are essential for sustainable solutions. I also learned that the Worldwide Veterinary Service, an NGO from United Kingdom, has come forward to aid the government in sterilization of the wild dogs. The society had already done a massive work in the government of Goa and also ready to extend the sterilization process to all states and the union territories. Further, the government should mandatorily implement the order issuing license for possessing domestic dogs at home and should wear masks while rolling out in the streets. Before I conclude, the stray dog menace is not just an animal welfare issue, it is a public health and safety challenge. With human, scientific, and community-driven measures, India can control the stray dog population only by effective sterilization program to be done throughout the country on a war food सतनाम सिंह सांधू जी। थैंक यू सर। चेयरमैन साहब, मैं पंजाब के किसानों और खेती से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पंजाब में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 के बजट में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन पंजाब को देने का फैसला किया था। उनकी स्पष्ट सोच थी कि पंजाब के किसान को ट्रेडिशनल वीट पैडी साइकिल से बाहर निकालकर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर की ओर ले जाया जाए। चेयरमैन साहब, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा पंजाब प्रधानमंत्री जी के इस तोहफे को ज़मीन पर नहीं उतार पाया। पिछले 10 वर्षों से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। एक दशक का कीमती समय बर्बाद हो चुका है। आज 2026 में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो ये स्वीकार करना होगा कि 10 साल पुरानी योजना आज की नई संभावनाओं और चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है। चेयरमैन साहब, पंजाब में 7% से कम ज़मीन पर हॉर्टिकल्चर होने के बावजूद हॉर्टिकल्चर पैदावार जो 2011 में 6,267 करोड़ थी, वो अब 26,580 करोड़ पार कर चुकी है और इसमें अभी भी अपार संभावनाएं बाकी हैं। पंजाब का किसान आज हॉर्टिकल्चर को पॉजिटिवली अडॉप्ट करने लगा है। यदि पंजाब में इस संस्थान को पुश किया जाए तो किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। चेयरमैन साहब, मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पंजाब का किसान हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। चेयरमैन साहब, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रोजेक्ट को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से अपग्रेड करके सेंट्रल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया जाए और इसकी जल्दी इस्टेब्लिशमेंट इंश्योर की जाए। चेयरमैन साहब, पंजाब में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के पीछे कई ठोस तर्क हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने
यूरोपियन यूनियन के साथ इसी हफ्ते FTA साइन किया है, जिससे लोग मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहते हैं। इससे एग्री एक्सपोर्ट के लिए नई संभावनाएं पैदा हो गई हैं। इस स्थिति में यह विश्वविद्यालय यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चेयरमैन साहब, यूनिवर्सिटी बनने से यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग, टेस्टिंग लैब्स होंगी और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन सेंटर स्थापित होंगे, जिससे पंजाब का फल सब्जी सीधे ग्लोबल मार्केट में जा सकेगा। यह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगी और पंजाब के युवाओं के लिए एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के द्वार भी खोलेगी। चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री जी के पंजाब के प्रति अटूट प्रेम को देखते हुए मैं आग्रह करता हूं कि इसे प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सभापति महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्पष्ट है कि भारत एक यूनियन है, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों द्वारा जाने या अनजाने पहले इसे क्वासी फेडरेशन बताया गया और अब इसे सीधे फेडरेशन बताया जाने लगा है। भारत को फेडरेशन बताया जाना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इस खतरनाक प्रवृत्ति के दर्शन हमें बोलचाल के साथ साथ साहित्य और समाचार पत्रों में भी होने लगे हैं। यहाँ तक कि प्रभावशाली लोगों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। संसद के अंदर भी इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है। भारत या भारत के संविधान को फेडरल स्ट्रक्चर बतलाना संवैधानिक ऐतिहासिक रूप से गलत है। ऐसा कहना राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए घातक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के स्वरूप पर, स्वतंत्रता के पहले भारत के संविधान के स्वरूप पर व्यापक चर्चा हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किया था। अंग्रेजों तथा मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के समझौता वार्ता के क्रम में एक समय ऐसा भी आया था जब भारत विभाजन को रोकने के लिए कमजोर केंद्र के साथ फेडरल स्ट्रक्चर के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, परंतु इसे अनुपयुक्त मानकर नकार दिया गया था। निर्णय लिया गया कि भारत का संविधान मजबूत केंद्र के साथ यूनिटरी होगा। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत सरकार कड़े कदम उठाते हुए इस प्रवृत्ति पर अविलंब रोक लगाए और इसे अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया जाए कि भारत का संविधान यूनिटरी यानी संघीय है, न कि फेडरल यानी परिसंघीय। श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सौर योजना परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए सभी प्रभावी कदमों, राष्ट्रीय सौर मिशन तथा सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निरंतर वृद्धि के लिए माननीय मंत्री जी की सराहना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, इसके बावजूद जमीनी स्तर पर सौर परियोजनाओं के क्रियान्वयन से में जुड़ी हुई कई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, जैसे तकनीकी मानकीकरण की कमी हो रही है, गुणवत्ता नियंत्रण में असमानता, ग्रिड एकीकरण की समस्याएं हो रही हैं, परियोजनाओं का नियमित रखरखाव और दीर्घकालीन संचालन सुनिश्चित करने में भी कुछ कठिनाइयां सामने आ रही हैं। कई स्थानों पर तो कुछ घटिया उपकरणों का उपयोग करने से भी बातें सामने आई हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही घरेलू विनिर्माण को पर्याप्त प्रोत्साहन एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की भी हमें आवश्यकता है, ताकि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। छोटे उपभोक्ताओं, किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अपनाने में वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ भी एक सामने आ रही हैं, ये भी एक बड़ी बाधा बन रही है। सब्सिडी प्रक्रियाओं को भी हमें और सरल बनाने की आवश्यकता है और सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार दोनों से अनुरोध करना चाहती हूँ
कि इन सभी पहलुओं पर समग्र एवं ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, गुणवत्ता मानकों को और सुदृढ़ किया जाए और सौर ऊर्जा को अधिक किफ़ायती, विश्वसनीय और व्यापक रूप से सुलभ बनाया जाए, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्य को सुदृढ़ हो सके। माननीय सभापति, आपका आभार। डॉक्टर संदीप कुमार पाठक, श्रीमान निरंजन बिशी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। तो ओडिशार चाषी मानकर धान खरीफ धान क्रय विक्रय समस्या संपर्क रे प्रसंग उच्च सदन रे पवित्र सदन रे प्रसंग उपस्थापन करिवार सुजोग देइथिबारु आपनकु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। महोदय, हमर ओडिशा राज्य कृषि प्रधान राज्य, लोक चाष उपरे निर्भर करुछंती, किंतु महोदय वर्तमान खरीफ ऋतु रे धान मंडी रू उठू ना, चाषी मान को टोकन मिलू ना, जहाँ को टोकन मिलूची महोदय तार धान मिलर से मंडी रू सी आउ लिफ्ट करू ना। या फल रे चाषी माने बहुत हैरान होचंती। चाषी मान को वेब तांकर जो ऑनलाइन रो व्यवस्था नहीं, चाषी माने बहुत परेशान, माने ओडिशा रे किसान परेशान, टोकन समस्या। एपटे महोदय आमर 17% FAQ आमर भारत सरकार फिक्सअप करिसेंती, किंतु ओडिशा रे 15% FAQ नारे 8 केजी क्विंटाल पिछा 8 केजी कटनी छटनी होउची महोदय। ये 8 केजी कटनी छटनी फल रे आमर चाषी माने बहुत हैरान होचंती। एटा मध्य भारत सरकार देखिबार कथा जे चाषी मानकर दाबी होउची 20 रु 22% FAQ हेबा कथा, किंतु 20 रु 22% FAQ बदल रे सरकार 17% करिसेंती केंद्र सरकार सबु राज्य पाई, किंतु ओडिशा रे महोदय 15% FAQ वर्तमान डिक्लेयर करी क्विंटाल पिछा 8 केजी कटनी छटनी हेबा द्वारा आमर चाषी आमर कृषक भाई माने बहुत हैरान होछन, क्षति रे चलुछंती महाराज। तापरे महोदय आमर ओडिशा पई 73 मेट्रिक टन व्यवस्था अच्छी धान क्रय करिवार, वर्तमान सुधा 24 मेट्रिक टन लिफ्टेड होइछि। तो आउ मासे भितरे एते धान केमती सरकार करिवे लिफ्ट करिवे। ये आमर पुणी एबे गुटे सरकार करिसंती आमर ओडिशा सरकार जे 150 क्विंटाल चाषी पिछा 150 क्विंटाल ही लिमिट करदेले, सीलिंग करदेले, ताठू अधिका महोदय जे आमर ओडिशा रे बड़ चाषी भी अछंती। आजिकाली समस्ते आधुनिक प्रणाली रे चाष करुछंती। आधुनिक प्रणाली रे जेहेतु चाष करुछंती, हाइब्रिड चाष, कृषि जंत्रपाति भी आधुनिक, तेणु महोदय एकड़ पिछा 30-40 क्विंटाल धान गोटे चाषी प्रोड्यूस करुछि। तो 150 क्विंटाल जदि किणिबे सरकार, बाकी 300-400 क्विंटाल महोदय रही जाउछि, जहाँकि 1400-1500 टंका रे पार क्विंटाल चाषी बिकिबो। श्रीमान एवं नीरज डांगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिससे ग्रामीण भारत विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर तोड़ कर के रख दी है। पिछले 13 महीनों में अगर दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देखते हैं तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306% की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो कीमत स्वर्ण आभूषण की दिसंबर 2024 में 7,000 रुपये प्रति ग्राम थी, वो आज बढ़कर के 15,000 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। और इसी तरह चांदी की कीमतों में जो 90,000 रुपये प्रति किलो चांदी दिसंबर 2024 में देखी गई थी, वही आज जो है 3,80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजार में देखने को मिल रही है। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, वहाँ इनकी कीमतों में इस कदर बेलगाम इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सोना चांदी केवल आभूषण नहीं
बल्कि आपातकालीन बचत महिला का एकमात्र आर्थिक सहारा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का साधन है। किंतु आज स्थिति यह है कि किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद नहीं पा रहे हैं। जिन मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने विवाह 6 माह पूर्व या उससे अधिक अवधि के पूर्व निश्चित कर दिए थे, उन पर सोने चांदी की ये उछले दामों ने मानो पहाड़ी गिरा दिया है। अनेक परिवार विवाह टालने को मजबूर हो रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा असुरक्षा को जन्म दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर उच्च आयात शुल्क, भारी जीएसटी, सट्टेबाज और जमाखोरों पर लगाम न लगाकर महिलाओं की बचत को लगातार मूल्यहीन बना रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान नीतियों में देश की आम महिलाओं को सजा मिल रही है और दूसरी ओर जमाखोरों को सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। विवाह के समय पर सोने चांदी की कीमतों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचाया। इससे न केवल परिवार प्रभावित हो रहे हैं बल्कि पारंपरिक आभूषण उद्योग, कारीगर, सुनार और छोटे व्यापारी भी रोजगार संकट में फंसते जा रहे हैं। महोदय, यह प्रश्न आज कीमतों का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, महिला गरिमा और ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिरता का भी है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सोने एवं चांदी की कीमतों में तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करें और आयात शुल्क एवं जीएसटी में अविलंब कटौती की जाए एवं सट्टाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को राजनीतिक नहीं बल्कि देश हित में, मानवीय और सामाजिक संकट के रूप में लेकर के तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाएगी। धन्यवाद। श्रीमान एडी सिंह जी, श्रीमान जावेद अली खान जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के और सरकार के सामने उठाना चाहता हूं। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद ने पारित किया था, जो इस देश के गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुआ और कोरोना काल में जब हम लोगों के ऊपर आफत आई थी तो हमारे देश के गरीबों को उसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था सरकार ने की। सर, 13 साल हो गए इस अधिनियम को बने हुए, लेकिन इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो पात्रता का क्राइटेरिया था, वो ज्यों का त्यों है। 2013 में जब ये अधिनियम बना था तो गांव के अंदर 2 लाख रुपए तक की आमदनी वाला गरीब माना गया था और इसका लाभार्थी बनाया गया था। शहर के अंदर 3 लाख रुपए की वार्षिक आय जिसकी थी उसको इसका लाभार्थी बनाया गया था। लेकिन इन 13 साल में बहुत कुछ बदला है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमने दूसरे क्षेत्रों में आय की सीमाओं में रिवीजन किया है। आयकर की सीमा में कहां से कहां तक के हमने वृद्धि की है। 2016 का पे कमीशन आ गया, उसके बाद लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। मनरेगा की मजदूरी 155 रुपए 2013 में थी, वो आज 280 रुपए के आसपास हो गई है। हमारा खुद का वेतन सांसदों का वो भी बढ़ा है, लेकिन हमने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 2 लाख और 3 लाख से नहीं बढ़ाया। सर, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक अर्थशास्त्र के जानकार से जानकारी चाहिए कि 2 लाख रुपए की जो हैसियत 2013 में थी वो आज कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से कैलकुलेशन करके बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2 लाख रुपए 2013 में थे आज 3,60,000 होने चाहिए और शहरी क्षेत्रों में जो 3 लाख रुपए थे उनको आज बढ़ा करके 5,40,000 कर देना चाहिए। ये आय सीमा होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस सीमा को, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गरीबों की पात्रता का मुफ्त राशन पाने के लिए, इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि अकेले मेरे उत्तर प्रदेश में 17 लाख राशन कार्ड कैंसिल होने के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कैंसिल करना चाहती है क्योंकि वो आय सीमा से ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर ऐसा अनर्थ होगा तो गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा,
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का लाभ देने के लिए लाभार्थियों श्रीमान की आय राजेंद्र सीमा को गुप्ता रिवाइज जी। Honorable Chairman, thank you for providing this opportunity. I raise to draw attention to the August House to the serious and emerging policy gap concerning the employment right for the senior citizen. India is undergoing a rapid demographic transition with the population of aged 60 years and above having crossed 140 million and projected to exceed 350 million by 2036 as per the official estimates. With the life expectancy now around 70 years, the country has a large pool of healthy, skilled, and experienced senior citizens who are willing and capable of contributing productivity well beyond the conventional age of retirement. However, sir, India presently lacks comprehensive legal framework to prohibit age discrimination in employment or to recognize the right to work beyond retirement based on ability rather than the age. While Article 14 and 16 of the Constitution guarantee eligibility, age-based employment is treated in policy matter. The post-retirement engagement is largely confined to ad hoc extensions and contractual arrangements. This disproportionate affects senior citizens in a private and informal sector with legal protection is minimal. In contrast, several countries have enacted progressive laws to promote active aging. United States, United Kingdom, European Union, Australia, Canada, and Japan, where over 29% of the population is above 65 years, have prohibited age-based discrimination and enabled continued employment of older persons. I therefore urge the Government of India to initiate comprehensive legal framework to prohibit age discrimination and facilitate right to work beyond retirement for willing and capable senior citizens with flexible and safeguard. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Dr. V. Sivadasan Avargal. Respected Chair, here in India, lakhs of students are unable to reach the schools. They are working in field, in different areas. The students are trying to get jobs. Respected Chair, in this situation, we are able to see the pathetic situation in some of the states like UP, Gujarat, somewhere. So here, the government of India should give more money to promote the education sector. Here in India, only 2.71% of GDP is spending for education. The thousands of students are not getting fellowship, scholarship, and other financial support from the government. So, Government of India should spend more money in education sector. Here, education sector, schools, Pakka building is not there, the proper teachers is not there, universities are running without permanent teachers. So, the intervention of the union government is very necessary to protect the right of the students. Right to Education Act is existing, but only in the paper. The Right to Education Act should be implemented properly, and the proper education facilities to the students, and all children should be provided by the government. The government should try to make more education institutions in local areas. The panchayats and district panchayat, local panchayat, and the block panchayat, they are taking a lot of initiative, but the thing is that they are not getting proper financial assistance from the union government. State government, the education is earlier in the state subject, but now in the concurrent list. So the government, union government, should provide the money to the states, and government should make a proper federal policy for promoting the education sector in our nation. Respected Chair, this existing situation in education sector Now, question hour. more initiative from Question number 1, Dr.